इस नए और बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर की तह तक जाने वाले हैं जो सच में मानव इतिहास को बदल सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं निको मधुसूदन। उनकी टीम ने हमारी पृथ्वी से करीब 124 प्रकाश वर्ष दूर K2-18b नाम के ग्रह पर कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मचा दी है। ये एक ऐसी संभावित खोज है जो ब्रह्मांड में हमारे अकेले होने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। हर साल हम सब ने न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेट पर ऐसी हेडलाइंस देखी हैं, एलियन लाइफ मिल गई है या हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की बात होती है तो कभी केपलर 452b को सुपर अर्थ बता दिया जाता है। सच कहें तो इन लगातार आने वाली खबरों की वजह से अब किसी भी नई खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक क्लिकबेट। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या K2-18b ग्रह पर की गई ये नई खोज सिर्फ एक और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई खबर है या इस बार सच में हमारे हाथ कुछ बहुत बड़ा लगा है? आज हम एकदम निष्पक्ष होकर सिर्फ विज्ञान और तथ्यों के आधार पर इसकी पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि K2-18b ग्रह आखिर हमें मिला कैसे। इस रहस्यमयी दुनिया को खोजने की कहानी एकदम किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी है। अंतरिक्ष में तारों को देखने के लिए 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2013 में एक बड़ा हादसा हो गया। इस टेलीस्कोप को स्थिर रखने वाले 4 रिएक्शन व्हील्स में से 2 खराब हो गए। लगा कि मिशन बस अब खत्म ही है, लेकिन हमारे इंजीनियरों ने एक गजब का जुगाड़ निकाला। उन्होंने सूरज की किरणों के दबाव का इस्तेमाल करके इसे वापस बैलेंस कर लिया। इस नए और थोड़े सीमित मिशन का नाम रखा गया K2, जिसका फोकस अब सिर्फ लाल बौने तारों यानी रेड ड्वार्फ तारों पर था। और इसी K2 मिशन ने 2015 में एक लाल बौने तारे का चक्कर लगाते हुए हमारे आज के हीरो ग्रह K2-18b को खोज निकाला। अब अगर इसके आकार की बात करें तो K2-18b हमारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक मिनी नेपच्यून कहा गया। इसकी त्रिज्या पृथ्वी से 2.6 गुना अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8.6 गुना ज्यादा है। सोचिए, अगर ये ग्रह पूरी तरह से पृथ्वी की तरह सिर्फ चट्टानों का बना होता तो इसका द्रव्यमान 17 गुना से ज्यादा होना चाहिए था। इसका ये कम द्रव्यमान इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिर्फ चट्टान या हल्की गैस नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक बहुत ही विशाल और गहरे महासागर से ढका हुआ ग्रह हो सकता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेच फंसता है। इस ग्रह का औसत तापमान -8 डिग्री सेल्सियस है। अब इतने कम तापमान में पानी तरल अवस्था में कैसे रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर, इस रहस्यमयी ग्रह के वायुमंडल को डिकोड करना। 124 प्रकाश वर्ष यानी खरबों किलोमीटर दूर स्थित किसी ग्रह के वायुमंडल में कौन से रसायन मौजूद हैं, ये आखिर पता कैसे चलता है? इसके लिए एक बेहद शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यह असल में एक फॉरेंसिक टूल की तरह काम करता है। होता यह है कि जब K2-18b अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल से छनकर हमारी तरफ आती है। वायुमंडल में जो भी तत्व मौजूद होते हैं, जैसे पानी या मीथेन, वो रोशनी की कुछ खास वेवलेंथ को सोख लेते हैं। तो जब वो रोशनी हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचती है तो उसमें से वो खास वेवलेंथ गायब होती हैं। ये गायब रोशनी बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। मान लीजिए अगर 1400 नैनोमीटर की रोशनी गायब है तो इसका सीधा मतलब है कि वहां पानी के अणु मौजूद हैं। है ना कमाल की तकनीक? बिल्कुल इसी फिंगरप्रिंट तकनीक का इस्तेमाल करके 2018 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b पर पानी होने का दावा किया। उस वक्त एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन विज्ञान में हर चीज पर सवाल उठाया जाता है। हबल टेलीस्कोप मुख्य रूप से 1100 से 1700 नैनोमीटर की इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी ही देख सकता था, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस सीमित रेंज में पानी और मीथेन गैस के फिंगरप्रिंट लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। तो इस बात का बहुत बड़ा शक था कि जिसे हम पानी समझ रहे हैं वो शायद सिर्फ मीथेन गैस हो। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें किसी बहुत ही पावरफुल मशीन की जरूरत थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, हाइशियन वर्ल्ड थ्योरी। जब मशीनों की एक लिमिट आ गई थी तब वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। कोई ठोस सबूत मिलने से पहले ही उन्होंने इस ग्रह का एक बेहतरीन सस्पेक्ट प्रोफाइल तैयार कर लिया। वैज्ञानिक निको मधुसूदन ने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया, हम जीवन की तलाश में हमेशा पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों के पीछे ही क्यों भागते हैं, जबकि ब्रह्मांड में K2-18b जैसे मिनी नेपच्यून तो बहुत आम है।
उन्होंने ग्रहों की एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई और इसे नाम दिया हाइशियन वर्ल्ड्स। ये शब्द हाइड्रोजन और ओशन यानी महासागर से मिलकर बना है। इसका मतलब है एक ऐसा ग्रह जहां हाइड्रोजन की एक बहुत मोटी चादर हो और उसकी सतह पर एक बेहद गहरा और विशाल महासागर हिलोरे मार रहा हो। इस हाइशियन मॉडल में कुछ बहुत ही सटीक भविष्यवाणियां की, जैसे इस ग्रह का वायुमंडल 80 से 90% हाइड्रोजन और हीलियम का बना होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन एक बहुत ही तगड़ी ग्रीनहाउस गैस की तरह काम करती है जो तारे की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, और इसी वजह से याद है वो -8 डिग्री का औसत तापमान, उस भयंकर ठंड के बावजूद ग्रह की सतह पर पानी बर्फ नहीं बनता बल्कि एक गहरे तरल महासागर के रूप में टिका रहता है। साथ ही इस थियरी ने यह भी बताया कि ऐसे ग्रहों के वायुमंडल में अमोनिया गैस ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अमोनिया पानी में बहुत आसानी से घुलकर महासागर में समा जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, डीएमएस, जिसे हम जीवन का अणु भी कह सकते हैं। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसी खोज जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। हबल के बाद इस जांच का मुख्य हथियार बना हमारा सबसे एडवांस टूल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST। ये मशीन -233 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले तापमान पर काम करती है। इतनी ठंड इसलिए जरूरी है ताकि टेलीस्कोप की अपनी गर्मी ब्रह्मांड के उन बारीक सिग्नल्स को खराब ना कर दे। जहां हबल की रेंज बहुत कम थी, वहीं जेम्स वेब 600 से लेकर 28,000 नैनोमीटर तक की रोशनी को एकदम शीशे की तरह साफ पकड़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पुरानी धुंधली सी टीवी को अचानक हाई डेफिनेशन 4K स्क्रीन में बदल दिया गया हो। और सितंबर 2023 में जब जेम्स वेब का डेटा आया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उसने निकू की हाइशियन वर्ल्ड थ्योरी को एकदम सही साबित कर दिया। टेलीस्कोप ने स्पष्ट रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी पर मोहर लगा दी। अमोनिया का गायब होना भी इस बात का पक्का सबूत था कि वहां एक विशाल महासागर मौजूद है। लेकिन इन सबसे परे जिस डेटा ने सच में तहलका मचाया वो था एक बेहद दुर्लभ मॉलिक्यूल का संकेत, DMS यानी डाई मिथाइल सल्फाइड। ये वो सुराग था जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। इस DMS की अहमियत को समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। कभी समंदर किनारे गए हैं? हवा में वो जो एक खास तरह की मीठी उबली हुई बंद गोभी और सल्फर जैसी गंध होती है ना, वो इसी DMS के कारण होती है। और सबसे बड़ी बात, पृथ्वी पर ये रसायन प्राकृतिक रूप से केवल और केवल जीवित जीवों द्वारा ही बनाया जाता है। खास तौर पर समुद्र में रहने वाले छोटे शैवाल और प्लैंकटन इसे बनाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया से DMS नहीं बनता। तो अब सोचिए, अगर K218b पर इतनी मात्रा में DMS मिल रहा है तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि उस गहरे महासागर के अंदर किसी तरह का जीवन पनप रहा है? ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट इशारा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी के कुछ आखिरी हिस्से, कुछ अंतिम पहेलियां अभी सुलझानी बाकी हैं। इतनी अच्छी खबर सुनकर एक्साइटेड होना तो बनता है, लेकिन विज्ञान सिर्फ जज्बातों पर नहीं चलता है, इसे ठोस सबूत चाहिए होते हैं। किसी भी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ बहुत ही कड़े वैज्ञानिक टेस्ट पास करने होते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो डेटा मिला है वो अभी 3 सिग्मा लेवल का है। इसका मतलब है कि ये खोज 99.7% तक सटीक है। हम और आप इसे सच मान सकते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं। विज्ञान में किसी भी खोज को ऑफिशियली कंफर्म करने के लिए 5 सिग्मा लेवल चाहिए होता है, यानी 99.99994% की सटीकता। हमें उस बचे हुए 3% के शक को भी जड़ से खत्म करना होगा। तो अभी क्या क्या काम पेंडिंग है? सबसे पहले टेलीस्कोप से और ज़्यादा डेटा इकट्ठा करके DMS की मौजूदगी को 5 सिग्मा के लेवल तक साबित करना होगा। दूसरा बड़ा टास्क है ईथेन गैस को खोजना। वैज्ञानिक मॉडल्स बताते हैं कि जहां DMS बनता है वहां साथ में ईथेन का होना भी ज़रूरी है, जो अभी तक K218b के डेटा में मिसिंग है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को लैब में ये भी पक्का करना होगा कि क्या अंतरिक्ष के किसी खास माहौल में बिना किसी जीवन के भी DMS बन सकता है। जब इन सारे सवालों के एकदम पक्के जवाब मिल जाएंगे, तभी कोई फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी। ये पूरी प्रोसेस हमें दिखाती है कि असल में साइंस काम कैसे करती है। ये कितनी जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया है। सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ा टेलीस्कोप होना काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ कंप्यूटर पर नए मॉडल्स बनाने पड़ते हैं और लैब्स में केमिकल्स मिलाकर सिमुलेशन करने होते हैं। जब थ्योरी,
लैब और टेलीस्कोप, तीनों अलग-अलग दिशाओं से आ रहे नतीजे एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, तभी हम ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को सुलझाने का दावा कर पाते हैं। हम अपने इस विश्लेषणात्मक सफर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। सोचिए, इस अनंत ब्रह्मांड में हम सितारों की धूल के एक कण से भी छोटे हैं, फिर भी हम असीम ऊर्जा और रेडिएशन के तूफानों के बीच जीवन की एक हल्की सी धड़कन तलाश रहे हैं। अगर K2-18b पर की गई ये खोज 5 सिग्मा स्तर पर पास हो जाती है, तो ये सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं होगी। ये एक ऐसी घटना होगी जो मानव सभ्यता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। ये साबित कर देगी कि जीवन सिर्फ हमारी पृथ्वी की जागीर नहीं है। शायद ये एक खोज हम इंसानों को पृथ्वी की इन छोटी-छोटी सीमाओं और भेदभावों से ऊपर उठाकर एक साझा मानवता के रूप में हमेशा के लिए एकजुट कर सके। ब्रह्मांड तो हमें लगातार रहस्य और आश्चर्य दे रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? जवाब शायद हमसे बस 124 प्रकाश वर्ष दूर है।